हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले आप लोग को थोड़ा सा सर्कुलर मोशन जान लेना चाहिए। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हो गया। सर्कुलर मोशन से पहले आप लोग अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं वो लीनियर मोशन था। लीनियर मोशन मतलब होता है किसी स्ट्रेट लाइन में जो अगर मूवमेंट हो रहा है या मोशन हो रहा है वो लीनियर मोशन होता है। ठीक है ना। तो अभी सर्कुलर मोशन पढ़ना है। तो सिंपल है, सर्कुलर मतलब सर्कल से बना है सर्कुलर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कल वाले पाथ पे चल रहा है, मतलब उसका पाथ सर्कल के जैसा है, तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म का मतलब आप लोग हमेशा जान रहे हैं, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि कांस्टेंट स्पीड का बात किया जाएगा। ठीक है ना। मतलब चाहे एक बराबर समय में एक बराबर दूरी जब तय करता है कोई भी चीज, तो वो यूनिफॉर्म होगा, वहां पे यूनिफॉर्म का बात होगा। तो अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब कह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेलोसिटी का भी बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वेलोसिटी का अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हर पॉइंट पे सर्कल में आप लोग जानते हैं हर पॉइंट में डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे आया तो इधर डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे आया तो इधर डायरेक्शन हो गया। ठीक है ना। इधर आएगा तो इधर, इधर कहीं रहेगा तो इधर डायरेक्शन होगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है वेलोसिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए क्या होगा, वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहेगा। तो जो वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहेगा इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सिलरेटेड मोशन होगा। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, एक एक्सिलरेटेड मोशन होगा। ठीक है ना। एक्सिलरेटेड मोशन होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक। अच्छा, अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, आपको बताते चले। अभी तो फोर्स आप लोग पढ़े नहीं है, फिर भी जो बता देते हैं कि एक बल लगता है। अच्छा, याद कीजिए आप लोग जब बचपन में छोटे में हाथ में रस्सी बांध के और तो पत्थर बांध के उसके एक किनारे तरफ ऐसे गोल गोल नचाते हैं, तो गोल गोल नाचता है तो आपके उंगली पे थोड़ा सा फोर्स मतलब बल लगता है। मतलब वो चाहता है कि अगर जैसे उसके बाद छोड़ देते हैं आप तो क्या होता है, वो जैसे ही आप छोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे नचा के छोड़ दिए तो सीधा वो चला जाता है। धागा जो है, धागा सही जो क्या होता है, सीधा चला जाता है बाहर की तरफ। तो जिस फोर्स से मतलब आप अपना फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो जो गोल गोल घूमे, जब फोर्स लगाना आप छोड़ दे रहे हैं तो बाहर भाग जा रहा है। तो जिस फोर्स से आप जो है उसको सेंटर पे, मतलब आपका उंगली है यहाँ पे सेंटर हो गया, तो यहाँ से आप जिस फोर्स से उसको नचा रहे हैं, जो फोर्स आप लगा रहे हैं अंदर की तरफ, इसी को बोला गया है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि कैसा काम करता है, जिसकी वजह से ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से ये कोई भी चीज जो है सर्कल में मूव करती है। ठीक। अब जो है जिस फोर्स की वजह से ये बाहर भाग जाता है, मतलब बाहर भागने का प्रयास करता है, मतलब चाहता है अगर उसको छोड़ दिया जाए, गोल गोल नचा रहे हैं, छोड़ देंगे तो बाहर भागने की कोशिश करेगा। तो जिस फोर्स की वजह से वो बाहर भागना चाहता है उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक ना। थोड़ा सा बस एक यही आप लोग पॉइंट नोट कर लेंगे। ठीक। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल है। तो सेंट्रीपिटल ध्यान देंगे कि वो अंदर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, मतलब खींचना चाहता है, सेंटर की तरफ खींचना चाहता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंटर से दूर जाना चाहता है। ठीक ना। और ये किस पे काम करेगा फोर्स, ये बाउंड्री पे, इसके सरकमफ्रेंस पे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बहुत लोग हैं वो बोलेंगे कि इसमें सर्कुलर मोशन में आपको जो वेलोसिटी या स्पीड निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। सिंपल सा फार्मूला है, स्पीड या वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं होता है। अब अगर सर्कल में कोई चीज मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी कितना, 2πr। तो 2 ही हो जाएगा सरकमफ्रेंस बराबर 2πr अपॉन टाइम। यही हो गया, ये स्पीड हो गया चाहे वेलोसिटी, निकल जाएगा इसी फार्मूले से। ठीक ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक। अच्छा, इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है आपके बुक में, नहीं एस्टर में दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा। तो आपका जैसे सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि मैन मेड होते हैं, तो क्या है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं एक यूनिफॉर्म, मतलब एक बराबर स्पीड से। ऐसा नहीं कि उनका स्पीड जो चेंज होता रहता है, एक बराबर स्पीड से वो अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और क्या है, मून है आपका, मून भी एक बराबर स्पीड से जो है वो भी सैटेलाइट है लेकिन नेचुरल है, तो वो क्या है, वो भी एक स्पीड से जा रहा है। और क्या कह सकते हैं, हाँ, जब आप लोग देखते होंगे
दौड़ होता है कहीं, एथलीट्स जो दौड़ते हैं जब, तो वो पाथ जो होता है वो सर्कल वाला होता है, तो सर्कल में वो भी दौड़ते हैं, तो वो भी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक बराबर स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक। चाहे साइकिल जो है रेस होता है तब भी गोल गोल चलता है कभी कभी, तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा और क्या है, अच्छा हाँ, अब लास्ट टॉपिक जो है आपका बच जा रहा है कि ग्राफ का जो बताया था आपको कि इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ से जो है निकालना है, तो उसको जो सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ हम लोग देख लेंगे डिस्टेंस टाइम का और डिस्टेंस स्पीड का, उसके बाद से हम लोग डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस का। तो चलिए देख लेते हैं पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो ये देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। तो यहाँ पे देख लिया, एक लाइन बना लिया, इधर से ये बना लिया, इधर हम लोग टाइम बनाए हैं, टाइम है ये, और आवर्स में टाइम दिया, मतलब 5 घंटा, 10, 15, 20, 25 घंटा, और इधर जो है किलोमीटर में दिया है, मान लीजिए 5 किलोमीटर, 10, 15, 20, 25, ठीक। अब इसको बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा देखिए समझ लीजिए इसमें क्या चीज है। जैसे माना कि जो है एक बता रहा है कि 5 घंटे में 10 किलोमीटर गया है, ठीक ना, तो एक पॉइंट यहाँ बना दी, मतलब यही ना हुआ 5 घंटा, ये 5 घंटे में 10 किलोमीटर गया, ठीक। फिर क्या है, एक बता रहा है, फिर उसके बाद से क्या हुआ, जो 15 घंटे में गया है 20 किलोमीटर गया है, मान लिया ये, मतलब ऐसे ही 15 घंटे में 20 किलोमीटर गया है, तो एक पॉइंट यहाँ बना लिया। फिर क्या बोला कि 25 घंटे में 25 किलोमीटर गया है, तो ये गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये यूनिफॉर्म वाला नहीं बताया मैं आप लोगों को। यहाँ पे 10 घंटे में 10 किलोमीटर गया है और 20 घंटे में 20 किलोमीटर गया है, ठीक ना। तो एक यहाँ पे एक देखिए स्ट्रेट लाइन मिल गया, मतलब इसको मिला दिए तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। अच्छा ये क्यों मैं चेंज कर दिया अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन का जो यूनिफॉर्म स्पीड का जो है ये एग्जाम्पल दिया है, अभी नॉन यूनिफॉर्म का भी बता देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बराबर समय में, यानी 10 घंटे में 10 किलोमीटर गया, फिर 20 घंटे में 20 किलोमीटर गया, इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल और डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है। देखिए टाइम इंटरवल का मतलब क्या, टाइम इंटरवल मतलब कि कितना टाइम लगा इस टाइम से इस टाइम से, यानी 10 घंटा से 20 घंटा कितना हुआ, 10 घंटा हुआ, ठीक ना। और टाइम किलोमीटर भी उतना ही हो गया, 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर कितना हो गया, 10 किलोमीटर, यानी हर 5 घंटे का डिफरेंस है, उसी तरह से हर 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना इसमें यही है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर जो आपको ये स्लोप मिलेगा, इसको स्लोप बोला जाता है, जो स्लोप मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन अगर मिलता है और तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। यही आपको यहाँ से याद रखना है, ये ग्राफ से आपको यही याद रखना है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्लोप जो है एक स्ट्रेट है लाइन है, तो वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड होगा। और अगर जो स्लोप हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक ना। यही आपको याद रखना है यहाँ से, यू बस खाली वो समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो दो बात आपको यहाँ से याद रखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। पहली बात ये कि अगर आपको जो स्लोप मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड होगा। और अगर स्लोप जो है हमारा वो क्या है, कर्व है, कर्व मतलब तिरछा कर्व है, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ये रहा पहला बात। दूसरा बात ये है कि ये जो स्लोप है, इस पे देखिए मैंने स्पीड लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग इस स्लोप से स्पीड पता कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको सभी को मालूम है। अब जब यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए बोलेगा कि ये पॉइंट एक दे दिया, ए पॉइंट दे दिया, या बी दे दिया, या सी दे दिया, आपसे बोल रहे कि ए पॉइंट पर स्पीड क्या है बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा स्पीड, सीधा सीधा है। डिस्टेंस कितना हो रहा है पॉइंट ए पे 10 किलोमीटर, और टाइम कितना है 10 है, तो कितना आ गया निकल के 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया। किसी भी पॉइंट पर निकाल लेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, तो किसी भी पर निकालेंगे आपको 1 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए 25 किलोमीटर है सी पॉइंट पे, 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, और टाइम कितना है 25 आवर्स, तो क्या हो जाएगा 25/25 = 1 आवर, ठीक है ना।
तो यहाँ से दो चीजें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो आपका वो यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। और अगर कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। और दूसरा चीज क्या याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब दूसरा ग्राफ देख लेते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ देख लेते हैं। ये तो डिस्टेंस टाइम था, ठीक ना। अभी स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे दूसरा। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ है ये दूसरा वाला। तो इसमें जो है स्पीड के डिपेंडिंग पे 3 टाइप का ग्राफ बन सकता है। इसमें कैसा, जैसे कि मान लीजिए अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड मतलब कि एक बराबर स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो कैसा ग्राफ बनेगा। दूसरा एक है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा है तब कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक। और एक तीसरा कैसा हो जाएगा, अगर एक यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, मतलब एक बराबर एक्सिलरेशन हुआ है तब कैसा ग्राफ बनेगा, तो वो देख लेते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं कौन सा। अगर कांस्टेंट है स्पीड, अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये बताइए कि टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम तो कभी रुकेगा नहीं। स्पीड कांस्टेंट है मतलब कि स्पीड मान लीजिए कि कुछ टाइम पे, मान लीजिए ये 0 है यहाँ पे, तो बोलेगा कि इधर टाइम है सर आपका 1 2 3 4 5, ये बोल रहा है स्पीड कांस्टेंट है मतलब कि कितना भी घंटा हो स्पीड जो है सेम है। मतलब अगर ये 10 है, ये 20 किलोमीटर पर आवर है, या मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ स्पीड, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो उसी स्पीड से जा रहा है कितना भी टाइम हो। एक घंटे मतलब 1 घंटा हुआ तभी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 2 बज रहा था तभी 20 किलोमीटर पे जा रहा है, 3 पे उतना ही, 4 पे भी उतना है, 5 पे भी उतना है। तो ये क्या बन गया, ये कांस्टेंट स्पीड का बन गया, ठीक ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, इसको समझ भी जाइए, अगर ग्राफ देखिए समझ जाएंगे आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें समझिए इस बात को, देखिए कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट मतलब क्या है, हमेशा देखिए 20 ही हो रहा है, अब इसीलिए कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए कुछ कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए इधर आ जाता है, ऐसे करके जाता है, चाहे ऐसे करके जाता है, ऐसे जाता है, तब ना कम या अधिक होता है। और कांस्टेंट मतलब क्या, एक बराबर, जो स्पीड है शुरू से लेके आखिर तक का वही एक ही स्पीड है, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोला जा रहा है, ठीक। अब ये स्पीड और टाइम ग्राफ में आप लोग इससे निकाल सकते हैं। एक चीज ये हो गया, दूसरा चीज है कि स्पीड और टाइम ग्राफ जब दिया रहता है तो उससे आप लोग डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना, ठीक। तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे बोला है आपको कि बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मतलब 5 घंटे बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो क्या करेंगे। देखिए सिंपल सा है, ये एरिया इसका निकाल लेंगे आप लोग तो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल। कैसे, एरिया क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए स्पीड क्या है, ये स्पीड है आपका यहाँ से यहाँ तक, तो ये स्पीड है ना 20, यानी यही दिखा रहा है ना। तो समझिए अगर ये रेक्टेंगल हो गया, अगर ये आपका ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपका लेंथ हो गया। तो लेंथ क्या है, टाइम है, टाइम लेंथ है, तो और ब्रेथ क्या है, ये स्पीड है। तो आ जाएगा आराम से, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा, यानी 20 × 5 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर आपको एरिया निकाल लेंगे स्पीड टाइम ग्राफ से, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल निकल आता है। और आपको याद रखना है कि अगर कांस्टेंट स्पीड होगा तो एक सीधा लाइन बनेगा ऐसे, ठीक ना, स्लोप नहीं मिलेगा। अच्छा, अब दूसरा है अगर एक्सिलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मतलब कि एक बराबर जो है एक्सिलरेशन हुआ है, यानी स्पीड जो है लगातार जो कंटिन्यूअसली बढ़ा है एक बराबर, तो उसमें भी ऐसा ग्राफ बनेगा। ये स्पीड है, उसमें तब कैसा बढ़ेगा, देखिए टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा, देखिए टाइम बढ़ा स्पीड बढ़ा, टाइम बढ़ा और बढ़ा, फिर टाइम बढ़ा फिर स्पीड बढ़ा, फिर टाइम बढ़ा फिर स्पीड बढ़ा, देखिए बढ़ रहा है ना, देखिए, ठीक। तो ये कैसा हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड हो गया, एक्सिलरेटेड, ठीक। और क्या बच गया तीसरा, अगर नॉन यूनिफॉर्मली होगा तो क्या होगा, मतलब एक्सीलरेशन एक बराबर नहीं होगा, कभी स्पीड कम होगा कभी ज्यादा होगा, तो वहां पे स्ट्रेट कर्व आपको स्लोप नहीं मिलेगा, आपको कैसा मिल जाएगा, एक कर्व मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो जाएगा, ठीक ना, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। ये स्पीड और टाइम ग्राफ रहेगा तब का बात है, ठीक। अच्छा,
एक रिटार्डेशन का भी बता देते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन का जब है तो रिटार्डेशन वाला ग्राफ कैसे बनेगा देख लेते हैं। रिटार्डेशन वाला उल्टा बन जाएगा। रिटार्डेशन में क्या होता है, स्पीड ज्यादा होता है, फिर ब्रेक लगाते हैं तो जीरो हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो से स्टार्ट होता है। एक्सीलरेशन में क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है तब कुछ स्पीड होता है, एक्वायर करता है एक्सीलरेशन के बाद। और रिटार्डेशन में क्या होता है कि स्पीड कुछ रहता है, ब्रेक लगाने के बाद कम हो जाता है, तो उल्टा ग्राफ बन जाता है इसका, ऐसा ग्राफ बन जाता है। ठीक ना, मतलब कुछ स्पीड था और एकदम यूनिफॉर्मली, मतलब एक बराबर ब्रेक, ऐसा है ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाए ही रह गए, तो जो है स्पीड एकदम जीरो हो गया। ठीक ना, यहाँ पे जीरो हो गया। ऐसा नहीं कि क्या नाम है, ब्रेक लगाए छोड़ दिए, ब्रेक लगाए छोड़ दिए, तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक ना, ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन का है। ठीक, ये ग्राफ आप लोग एकदम अच्छे से समझ लेना है इसमें। ठीक, कुछ बुक से पढ़ के समझ लीजिए, कुछ इससे समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा फिर से बोलिए, बता दिया जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपको फिजिक्स में कंपटीशन लेवल पे। ठीक है ना, अब चलिए आप लोग को बता देते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे डेरिवेशन करा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम लोग डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो माना कि जो है ये ओरिजिन है, मतलब यहाँ ओ पॉइंट से, इस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया है, यहाँ तक आया है, तो ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ठीक, अब यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, ये इसका यहाँ पे जो भी होगा फाइनल वेलोसिटी होगा। अच्छा, वेलोसिटी वाला इधर दिखा रहा है। ठीक ना, ये इधर मतलब क्या दिखाएगा, वेलोसिटी कितना है, इधर क्या बताएगा, टाइम कितना है। ठीक, तो ये ग्राफ आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि तीनों इक्वेशन डिराइव करने से पहले आपको ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन है थोड़ा ये कि डॉट लाइन बनाना है। तो डॉट लाइन वो ये बनाना है कि ये थोड़ा सा एक यहाँ से डाउन मार लेंगे एकदम बराबर। ठीक, इसके बराबर होना चाहिए। फिर ये इसके थोड़ा पैरेलल एक और बना लेंगे यहाँ पे। ये सब क्यों बनाया जा रहा है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये कर लेंगे। अब ये आप लोग को बताया कि ये जो है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई गया है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है। ठीक, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब जीरो नहीं लिया गया इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे। ठीक ना, कुछ वेलोसिटी ले लिया गया है कि यू एक वेलोसिटी है, तो ये आपका इनिशियल हो गया। और ये वाला दूरी क्या हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। ये वाला क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। एक नाम भी दे देते हैं, ए बी, इधर सी नाम दे देते हैं, इधर डी दे देते हैं, ये ई हो गया। ठीक ना, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बी से इधर सी, इधर डी हो गया, इधर ई हो गया। ठीक, हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं, ये बी से हमारा ओ ई के इक्वल है। तो हम लोग बीसी से, हाँ, मतलब हमको v चाहिए था। v हमारा ये ना टोटल फाइनल वेलोसिटी, ये ना है जो दूरी ये नाप देंगे, ये ना होगा v हमारा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, और यहाँ तक आने में टाइम t लगा है। कितना टाइम लगा है, t। ये सब लेट कर लेना है। ठीक, लेट कर लेना माने मान लेना है। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ चीजों को, जैसे ओ ए बराबर यू है, ओ ए बराबर यू है, v बराबर क्या है, v बराबर ओ ए लिख लेते हैं। v बराबर क्या है हमारा, v बराबर हमारा BC। तो BC माने क्या, BD और DC। इसीलिए दो पार्ट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम U को ले लें, U इसको इंक्लूड कर ले, तभी तो हमारा पहला इक्वेशन जो v इक्वल टू यू प्लस 80 है, तभी तो आएगा ना, v बराबर u प्लस 80। यही हमको लेना है। तो इसी चीज को, कोई भी चीज जो ले आना रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ठीक, तो अब जैसा कि u प्लस 80 ले आना है, तो इसीलिए हम लोग इसको प्लस में ले आते हैं, आ जाएगा आराम से। तो u हम लोग को कंक्लूड करना पड़ेगा। तो BD और प्लस DC लिख लेते हैं, BC को BD प्लस DC लिख सकते हैं। ठीक, तो DC किसके बराबर है, OA के बराबर है, तो इसीलिए हम लोग BD प्लस U लिख सकते हैं, क्योंकि DC किसके बराबर है, OA के बराबर है। इसीलिए हम लोग BD को U से ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हमको मिल गया, V बराबर U प्लस BD। अब BD क्या है, ये भी तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो ये कहाँ से निकलेगा, देख लेते हैं। ये
अच्छा, ये स्लोप है, ए भी क्या है, स्लोप है। तो स्लोप हमारा जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। अब ये एक्सीलरेशन में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ए ले आना है ना, एक्सीलरेशन, ए फॉर एक्सीलरेशन। तो ये हमारा एक्सीलरेशन तो बताता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्लोप का फार्मूला होता है कि ये हो जाएगा आपका बी डी बाई, मतलब ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो जाता है, बी डी अपन ए डी हो जाता है। एक्सीलरेशन बराबर आपका बी डी अपान ए डी हो जाएगा। एक्सीलरेशन आपका इस स्लोप से निकलता है और ये स्लोप का फार्मूला है, ठीक ना। स्लोप ये ऐसे निकलता है, इसको थोड़ा सा एक नया चीज आप लोगों को याद रख लेना है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कि परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ये आपका स्लोप, ठीक ना। परपेंडिकुलर अपान बेस, ये राइट ट्रायंगल होगा, ठीक, क्योंकि हम लोग ये पूरा परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, ये पैरेलल ड्रा किए हैं, तो ये राइट ट्रायंगल नहीं बन रहा है ए बी डी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो स्लोप का फार्मूला यही होता है कि परपेंडिकुलर अपान बेस निकालते हैं। तो ठीक है, एक्सीलरेशन बराबर हमारा आ गया बी डी अपान ए डी। अब बी डी क्या है, बी डी तो कुछ नहीं है, ए डी है। ए डी क्या है, आपको टी दिख रहा है, ए डी ओसी के बराबर है ना, तो ये टी ही तो होगा, इतना टी ही होगा ना। तो यहाँ ए डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए डी बराबर ओसी है। चलिए अब यहां से हमारा आ जाएगा बी डी का वैल्यू, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ बी डी अपन टी मिला है हमको, और टी को अगर हम लोग इधर भेज दें तो बी डी का वैल्यू नहीं मालूम चल जाएगा, बी डी बराबर ए टी आ गया। अब देखिए क्यों बी डी हम लोग निकाले हैं, ताकि इसमें वैल्यू रख दें ए टी और हमारा मिल जाए यू प्लस ए टी। अब यही रख देना है आपको, इसका आपको मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लिया, तो अब लिख देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इज इक्वल टू ए टी, बी डी इज इक्वल टू ए टी। तो जब रखेंगे बी डी इज इक्वल टू ए टी तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी आ गया, सिंपल सा, ठीक ना। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसमें देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आपको याद रखना जरूरी इसमें क्या है कि आप ये ग्राफ याद रखिए कि सबसे पहले एक जीरो से, यहाँ से लाइन नहीं बनाना है, एकदम ध्यान रखेंगे कि ओरिजिन से नहीं बनाना है, जीरो से स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है, कुछ ऊपर से बनाना है ताकि यू हम लोग को ले सके। अगर यू ही जीरो ले लेंगे हम लोग तो जीरो हो जाएगा, तो v इक्वल टू 80 आ जाएगा ना। हम लोग यू प्लस 80 डिराइव करना है, जैसा डिराइव करना रहता है, जैसा प्रूफ करना रहता है वैसा मान के चलते हैं हम, ठीक ना। होता तो बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन जो कहता है हम लोग सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 हम लोग को ले आना है, इसीलिए हम लोग u कुछ मान के चलेंगे कि इनिशियल स्पीड कुछ था, इसीलिए हम लोग ऊपर से बनाएंगे। ऊपर से ये लाइन बनाने के बाद ये सब जो है डॉट्स जो है कनेक्ट कर लेंगे। अब कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले लिखेंगे जो जो चीजें यहाँ पे हैं, तो u सबसे पहले देखेंगे क्या है, u की क्या दिखा रहा है हम लोग, तो u बराबर ओ ए दिखा है, देखिए यहाँ लिखा है u बराबर ओ ए। और v क्या है, v हमारा यहाँ पे था, तो v माने पूरा ये BC हो गया, ठीक। तो v बराबर लिख दिए BC। अब उसको जो है u के टर्म में लिखना है, इसीलिए हम लोग BD और प्लस DC लिखेंगे, तभी तो u आ जाएगा। u और OA और DC बराबर है, इसीलिए u इसमें कंक्लूड हो जाएगा, ठीक। अब जो है BD आ गया, तो BD को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी तो देखिए u प्लस BD दिख रहा है ना, u प्लस BD। तो BD की जगह 80 लिख देंगे तो आ जाएगा हमारा इक्वेशन, प्रूफ हो जाएगा। तो अब BD को हम लोग 80 कैसे प्रूफ करेंगे, उसी का जुगाड़ देखिए यहाँ लगाया गया है कि अब ये AB क्या है, स्लोप है, और ये एक्सीलरेशन दिखाता है, क्या दिखाता है, एक्सीलरेशन दिखाता है। अभी आप लोग को बताया कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, अच्छा स्पीड और टाइम बताया था, वेलोसिटी वाला भूल गया था, तो उसमें अगर वेलोसिटी और टाइम देगा तो एक्सीलरेशन देगा, और क्या। तो वेलोसिटी और टाइम में एक्सीलरेशन बताता है जो ये स्लोप होता है, और स्लोप को निकालते कैसे है, परपेंडिकुलर अपान बेस से। तो ये आ गया हमारा BD अपान टाइम, और BD बराबर 80 आ गया, उसको वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा, ठीक। अब इसी से हम लोग सारा जो है डिराइव करेंगे, ठीक ना, तीनों चीज, तीनों इक्वेशन। तो ये पहला हो गया। दूसरा भी यही बता देते हैं आपको, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर डिराइव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, S माने क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक। और अभी आप लोग को बताया है कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया से निकाल लेंगे। अगर जो एरिया स्लोप के नीचे जो एरिया बनता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डिस्टेंस को। तो हम लोग ये वाला एरिया निकाल लेंगे, कौन सा एरिया, OABC, ठीक ना, OABCO। ये एक कैसा दिख रहा है आपको, एक ट्रेपीजियम आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं मालूम पड़ रहा है, देखिए एक ट्रेपीजियम है लेटा हुआ है, आप लोग ट्रेपीजियम शायद ऐसे देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे, वैसा ही है, ठीक। ये OABC है, ठीक।
अब ट्रेपीजियम का एरिया आप लोगों को मालूम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जल्दी से याद करिए, जल्दी से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स मतलब क्या? जो साइड पैरेलल हो। पैरेलल मतलब एक दूसरे के बराबर हो, जैसे ये एक बराबर दूरी पर हो, तो OA और BC पैरेलल है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं OA और BC क्या है? पैरेलल है, ठीक। और ये दोनों पैरेलल नहीं ना है। पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इन लोग को आगे बढ़ाया जाए, ये पीछे बढ़ाया जाए तो क्या होगा? एक दूसरे से जाके मिल जाएंगे, इसीलिए पैरेलल नहीं है। तो इन दोनों साइड का सम और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो फार्मूला होता है ना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, चाहे हाइट कह लीजिए। तो ये हमारा OC हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड को किससे डिनोट करते हैं? S से। तो S बराबर क्या हो गया? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी OA प्लस BC। सेकेंड वाले में आपको मेन क्या करना है? एरिया बस निकाल देना है इसका। एरिया आप इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल देंगे, यानी ये वाला चीज, तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मालूम चल जाएगा। तो ये क्या हो गया? हाफ OA प्लस BC इंटू OC। यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, OC। अब सबका वैल्यू रख देंगे कि OA क्या है, BC क्या है, OC क्या है, आंसर आ जाएगा। OA क्या है? देखिए OA क्या है? यू था यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ था OA बराबर ये आप लोगों को। लेकिन अगर आपको केवल ध्यान दे लीजिए एक बात कि मतलब अगर यहाँ तो मैं बता रहा हूँ एक ही साथ, इसीलिए ये सारा चीज नहीं लिखा हूँ, ठीक ना। अगर आपको अलग अलग से बोले, खाली यही बोले स्पेशली कि डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, तो आपको ये ग्राफ बनाकर वहां पे लिखना पड़ेगा OA बराबर U, BC बराबर V और A बराबर ये BD अपन AD, ये सारा चीज लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे हमने लिखा है शुरुआत में। उसके बाद से आप ये सब करेंगे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे बता दिया है, अब फिर से लिखने की जरूरत है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं BC क्या है। BC के बारे में, BC V है, यहाँ पे लिखा ना V बराबर BC, तो चलिए V लिख लेते हैं। और OC क्या है? OC क्या है? T दिया हुआ है। अब अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद हो तो हम लोग फिर वहीं पे आ गए जो मैथमेटिकली प्रूफ किए थे। अब यहाँ पे केवल V का वैल्यू रख देंगे और हमारा इक्वेशन आ जाएगा। थोड़ा सा भी याद हो तो देखिए V बराबर यहाँ पे क्या रखते थे? वैल्यू रख देते हैं U प्लस AT होता है, और इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा। देखिए उसी के फॉर्म में ले आना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा U प्लस U क्या हो जाएगा? 2U हो जाएगा, और T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2UT हो जाएगा। और T का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा ना, और T का मल्टीप्लाई इन दोनों में भी होगा। तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। U प्लस U 2U हो गया, और T का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2UT हो गया। अब प्लस AT में जब T का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? A, और T इंटू T क्या हो गया? T स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब क्या करना है? अब ये 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर देना है, इसमें भी होगा और क्या होगा? इसमें भी होगा। तो जब ये 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को, थोड़ा सा हो सके तो नहीं आएगा। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या मिल गया आपको? UT प्लस AT स्क्वायर बाई 2 कह लीजिए, चाहे 1/2 AT स्क्वायर कह लीजिए, दोनों सेम चीज है, लेकिन थोड़ा कहने में अच्छा लगता है हाफ AT स्क्वायर, इसीलिए थोड़ा सा फैशनेबल हो गया है। S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा अब तीसरा वाला बता देते हैं आप लोग को यहीं पे। तीसरा वाला भी बहुत इजी है। अच्छा रुकिए एक मिनट बता देते हैं आपको, चलिए स्टार्ट। अच्छा ये तीसरा वाला जो है V स्क्वायर = U स्क्वायर प्लस 2S प्रूफ करना है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल वाले में क्या किए थे? जो सेकंड वाला इक्वेशन था मैथमेटिकली ड्राइव किए थे, उसमें क्या किए थे? T का वैल्यू रख दिए थे और आंसर हमारा आ गया था। तो इसमें भी वही करना है, T का वैल्यू रख देना है और आंसर हमारा आ जाएगा। इसमें कोई नया नहीं है। तीसरा वाला तो सबसे इजी है, जैसा कि पहले था। तो आप लोग को तीसरा अगर बोलेगा प्रूफ करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर लिख लेंगे OA बराबर U, BC बराबर V और A बराबर BD अपन AD और OC बराबर T लिख लेंगे। और फिर उसके बाद से यही लिखेंगे S = एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वही लिखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे जैसा यहाँ लिखा हुआ है। फिर इस इक्वेशन के बाद नहीं, यहाँ तक आने के बाद जो है आप जो है ये कर लेंगे। S = जब आप ये लिख लेंगे हाफ U प्लस V
इंटू टी, तब इसके बाद से आप लोग टी का वैल्यू रख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से टी क्या मिल जाता है, टी बराबर आ जाता है v माइनस यू बाई ए। यही वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना है, जो आप लोग को देखिए रखे थे थर्ड इक्वेशन जब प्रूफ किए थे मैथमेटिकली, तब इसमें रखे थे। याद करिए वहाँ पे मैंने फार्मूला बताया था आप लोग को, ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी क्या होता है, याद करिए फटाफट बता दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए मिल गया ना, यू प्लस बी कहिए चाहे वी प्लस यू, तो इसको v प्लस यू लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तभी तो a प्लस बी और a माइनस बी होगा ना। इधर v माइनस यू है, यहाँ पे u प्लस v है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो v प्लस यू लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, आप लोग लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। v प्लस यू हो गया, ये v माइनस यू हो गया। अब आप लोग को मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और छूट गया क्या, कुछ छूट गया, नहीं, हाँ टी छूट रहा है ना। अच्छा टी का वैल्यू v माइनस यू बाई ए होता है, ये तो छूट रहा था। हाँ तो a है तो ये 2a हो जाएगा, 2 इंटू ए 2a हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a आ गया आपका। देखिए दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखिए 2a इधर लेंगे तो 2as हो जाएगा, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब तो आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। कहाँ से आ गया ये, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए v स्क्वायर बराबर क्या, माइनस यू स्क्वायर है इधर, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as आएगा, मतलब 2as प्लस यू स्क्वायर आएगा बराबर v स्क्वायर। तो यहाँ से जो इसको सीधा लिख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है आपका चैप्टर तो खत्म हो गया है, कि जो पढ़ चुके हैं, लीनियर मोशन पढ़ लिए, सर्कुलर मोशन पढ़ लिए, खत्म हो गया। मेन इसमें लीनियर मोशन ही था। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन बता देते हैं कि क्या क्या इस मोशन चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं, जो इम्पॉर्टेंट है याद रखना है आपको। थ्योरी में आपको याद रखना है सबसे पहले मोशन का डेफिनेशन, रेस्ट का डेफिनेशन, ठीक। मोशन का डेफिनेशन क्या है, अगर टाइम के साथ कोई भी चीज जो है अपना प्लेस पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है, रेस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। टाइम के साथ जो है वो अपना टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में हो जाएगा। रेस्ट का उतना मायने नहीं रखता है, मोशन का चैप्टर है, ठीक ना। और उसमें फिर उसके बाद से आपका स्पीड, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस आप लोग पहले से जानते थे, तो उसका डेफिनेशन लेकिन आप लोग को याद रखना होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब कोई भी जो रास्ता चला गया उसका लंबाई जो है डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या होता है, इनिशियल मतलब शुरुआती, इनिशियल मतलब होता है शुरुआती, फाइनल मतलब होता है आखिरी। तो इनिशियल मतलब जिस पॉइंट से चले थे और जहां पर पहुंचे उन दोनों के बीच में जो भी पॉसिबल शॉर्टकट हो सकता है वही जो रास्ता क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके बाद से आता है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, आप लोग सभी मालूम है, डिफाइन किया हुआ है। अब नया जो चीज था वो था वेलोसिटी था। तो वेलोसिटी क्या था कि अगर कोई फिक्स्ड डायरेक्शन में स्पीड का बात किया जाएगा तभी वेलोसिटी होगा। मतलब बोल दिया जाए कि नॉर्थ वेस्ट में जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो वो क्या होगा, वेलोसिटी दिया होगा, ठीक ना। अब स्पीड वेलोसिटी हो गया। उसके बाद से क्या था, अब एक्सीलरेशन आ गया, नया चीज था। तो एक्सीलरेशन क्या है कि जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, कितने समय में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, उसी को जो मेजर करता है वो एक्सीलरेशन होता है। उसको डेफिनेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सीलरेशन होता है, ठीक। और क्या था एक्सीलरेशन के बाद, हाँ यूनिफॉर्म वाला भूल गए कि उसमें जो है आपको यूनिफॉर्म स्पीड था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। तो कहीं भी याद रख लीजिए इस चैप्टर में, कहीं भी यूनिफॉर्म का जब बात कर देगा तो यूनिफॉर्म मतलब हो गया एक समान, एक बराबर, मतलब कि एक बराबर। अगर यूनिफॉर्म स्पीड का बात करेगा तो क्या मतलब कि एक बराबर स्पीड में जा रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक बराबर वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 20 के स्पीड से, तो उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा अगर, और उसी वेलोसिटी स्पीड से जाता रहेगा तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात किया जाएगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कि एक बराबर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब क्या, बढ़ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक बराबर वो बढ़ता रहेगा, मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ता रहेगा, तो वो यूनिफॉर्म हो गया, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा, एक बराबर नहीं बढ़ेगा, ठीक। और क्या था, उसके बाद से आया आपका
इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। ये न्यूमेरिकल में आ गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको जो है उससे पहले एक न्यूमेरिकल था वो एवरेज वेलोसिटी वाला, एवरेज वेलोसिटी चाहे एवरेज स्पीड निकालने का, ठीक। तो वो इससे थोड़ा सा रिलेटेड नहीं था, फिर भी वो है, ठीक। तो उसके बाद मेन इसमें जो था वो इक्वेशन ऑफ मोशन था। इक्वेशन ऑफ मोशन का मैथमेटिकली डेरिवेशन, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफिकली, जो अभी अभी बताया आपको, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे लगाएंगे, ठीक ना। और उसके बाद से क्या है, हाँ ये जो ग्राफ है, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, समझ लीजिएगा। ग्राफ जो एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही आपको कंपटीशन में पूछेगा, ठीक ना। और ग्राफ वाला कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको नोट्स में जो है डाल दे रहा हूँ, आप लोग ग्रुप में लगाइएगा, ठीक ना। लगा के सब लोग डालिएगा। चलिए ओके, थैंक्स। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है कुछ दिन में डालेंगे। ओके।